गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। हम अपने छठवें लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना को ही कंटिन्यू करके बात करेंगे। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनकी क्या खास विशेषताएं हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हमने बात भी की थी कि उनकी परमाणु संख्या और परमाणु भार मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें मिलते हैं। परमाणु संरचना के आधार पर जब बात की गई तो सबसे पहली जो थ्योरी, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो आया जे थॉमसन का। जे थॉमसन का ये मानना था कि परमाणु एक तरह का गोला है जो कि जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव ऋणात्मक आवेश वाले कण पाए जाते हैं। जे थॉमसन हैज एक्सप्लेन दैट एन एटम इज अ स्फीयर विच इज नेगेटिव चार्जेस इम्बेडेड इन, मतलब सारे नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर भरे हुए हैं, जबकि बाहरी सतह के बारे में, आउटर सर्कल के रेशियो के लिए उन्होंने कहा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। इस बात से उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बता पाए और आगे इसके बारे में अवधारणा नहीं कर पाए, ना ही ये बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से, कहाँ पे, किस रूप में पाए जाते हैं। फिर बात हुई हमारे पास रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जब ये बात उन्होंने दर्शानी चाहिए तो उन्होंने सबसे पहले पतला गोल्ड का, सोने की एक फॉइल ली। फॉइल मतलब एक पतली सी चादर ली, ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स या कोई और चार्जेस निकलते हैं तो उसको दर्शाया जा सके। तो उन्होंने ये देखा कि जब किसी गोल्ड फॉइल को उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि और कौन से कण परमाणु में होते हैं और उनके कैसे भाव, उनकी कैसी विशेषताएं, क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं। तो इस आधार पर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु के बीचों बीच, मतलब सेंटर पार्ट से जो रेस थी वो अल्फा पार्टिकल की रेस वहीं से रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हो। कुछ अल्फा पार्टिकल की रेस ऊपर से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब तिरछी होकर निकल गई, और कुछ ऐसी भी अल्फा पार्टिकल्स थी जो बेसिकली आर पार हो। तो उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में इसमें खास बताया कि यदि किसी अल्फा पार्टिकल को, मतलब धन आवेश वाले किरणों को हम परमाणु से भेजते हैं तो बिल्कुल केंद्र से वो टकरा कर वापस आती है, जिसके बारे में उन्होंने बाद में बताया कि ये जो सेंटर पार्ट, ये जो केंद्रीय हिस्सा था वो उसका नाभिक था। कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो सीधे निकल जाने से उन्होंने ये बताया कि परमाणु में, एटम में कुछ एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह भी होती है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो डायरेक्ट निकल जाती है, वो किसी चीज़ से डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इस तरीके से कई एक्सपेरिमेंट, कई तरह के शोध हुए और फिर कई चीज़ों के बारे में हमें पता चला। जैसे रदरफोर्ड ने खास तौर पे न्यूक्लियस, मतलब नाभिक के बारे में हमें बताया था, तो उनका एक एक्सपेरिमेंट हमें ये मदद किया कि हमें नाभिक के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल सेंटर से टकरा कर वापस आ रहा था। तो उन्होंने ये भी बता पाए कि जो सेंटर पार्ट है, जो केंद्रीय भाग है किसी परमाणु का, वो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इस वजह से तो इनमें रिपल्शन, मतलब प्रतिकर्षण हो पाया। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी अवधारणा करी, और पर कुछ उनके फेलियर्स थे, डिफेक्ट थे। डिफेक्ट ये था कि अब क्योंकि हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का बिहेवियर कैसा होता है, पर उन्होंने इस बारे में नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्ष में घूमते हैं
तो घूमते हुए वो केंद्र की तरफ आते हैं और ऊर्जा अवशोषित करते हैं, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और बाद में धीरे धीरे जाके वो अंदर डूब जाते हैं, मतलब उसी नाभिक में गिर जाते हैं। तो ये बात वो नहीं बता पाए थे। दूसरा उन्होंने ये बताया था कि परमाणु एक अस्थिर तत्व है जो वास्तव में नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कक्षाओं के घूमने की संख्या को निश्चित नहीं की गई थी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस कक्ष में चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं, पर इस बारे को उन्होंने तीसरे साइंटिस्ट ने हमें बताया जिसका नाम है बोर बरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्कीम बताई और उन्होंने ये बताया, उनकी अवधारणा ये थी कि हर इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में एक निश्चित संख्या पर चलते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि जो नाभिक है वो बिल्कुल सही था, पर बाहरी कक्ष में 4 कक्ष होते हैं और इन कक्षों का नाम दिया गया KLMN, और इन कक्षाओं में सारे इलेक्ट्रॉन्स निश्चित मात्रा में या निश्चित संख्या में ही पाए जाते हैं। तो ये जो संख्या थी ये बोर ने दी थी, जिसके लिए उन्होंने एक सूत्र का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है 2n², मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो ये बताता है कि हर सेक्शन में, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये हमारा पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यदि हम इस फॉर्मूले को पहली वैल्यू पे, पहले ऑर्बिट पे, पहले कक्ष में रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 2 × 1 × 1, दूसरे में हो जाती है 2 × 2 × 2, तीसरे में हो जाती है 2 × 3 × 3 और चौथे में हो जाती है 2 × 4 × 4। तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट में, पहले कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये बोर-बरी की स्कीम की मदद से हमको अब संपूर्ण परमाणु की संरचना के बारे में अवधारणा हो गई और हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिगृहित मतलब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में घूमता है, मतलब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम उनकी कक्षाएं या ऑर्बिट कहते हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्ष संभव है, मतलब कई सारे ऑर्बिट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। दूसरा, इनकी गति जो है वो नियंत्रित होती है, मतलब इनकी जो स्पीड है वो बेसिकली कंट्रोलेबल होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे ही रोटेट करते हैं। प्रत्येक कक्षा में निश्चित ऊर्जा का संबंध रहता है जिसकी ऊर्जा अनुरूप इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट होता है और उसके अनुसार, उस एनर्जी लेवल, उस ऊर्जा के अनुसार हर ऑर्बिट में निश्चित रूप से अलग अलग मान की संख्या पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पांचवी बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर ऊर्जा स्तर की चक्कर लगाता है तो वह निश्चित ऊर्जा के संबंध रखता है जिसमें ऊर्जा का डिके होना मतलब ह्रास नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में ऊर्जा उत्सर्जित करे बिना घूमता रहता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं, पर वो अस्थिर ही रहते हैं और ऐसे समय पर घूमते हुए ऊर्जा को उत्सर्जित किए बिना घूमते रहते हैं, मतलब विदाउट गिविंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टिल दे आर रोटेटिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो कुछ एडवांटेज बोर की स्कीम के थे जिसके साथ हमें ये जानकारियाँ प्राप्त हुई, जैसे बोर मॉडल परमाणु संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है, मतलब किस तरह इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते हैं, इसके बारे में बोर ने ज़्यादा स्पेशल तौर पे हमें बता पाए। दूसरा, हाइड्रोजन की भांति अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने का सहायक सिद्ध हुआ, मतलब क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो कुछ स्पेशल तरह के
स्पेक्ट्रम ये बनाते हैं और इन स्पेक्ट्रम की मदद से आपको जिस तरह हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है उसी तरह अन्य स्पेक्ट्रम भी इनमें पाया जाता है और अलग अलग तत्वों में अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम भी होता है, जिसकी जानकारी बोर ने हमें दी। तीसरा, प्रकाश के वेग, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान, प्लांक स्थिरांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश के मध्य सफल संबंध स्थापित हुए। मतलब कई तरह के ऐसे पार्टिकल्स थे जिनके बीच में ये रिलेशंस हमें मिले। तो ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जो बेसिकली हमें हेल्प करें कि किस तरह हम परमाणु संरचना के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम परमाणु के कुछ विशेष सिद्धांतों पे, एटॉमिक थ्योरी पर। एटॉमिक थ्योरी या हम इसे बोलें परमाणु सिद्धांत, तो 2 तरह के सिद्धांत हमारे पास आए। सबसे पहला तो जो नॉर्मल हमारे लिए एटॉमिक थ्योरी थी, मतलब परमाणु सिद्धांत, और दूसरा हमारे लिए बात हुई मॉडर्न थ्योरी, जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें प्राप्त हुई, मतलब नवीनतम या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए आधुनिक सिद्धांत के बारे में हमें प्राप्ति हुई। पुरानी एटॉमिक थ्योरी के अनुसार यदि हम चलें तो ये कहा जाता है सूक्ष्मतम कण हैं, परमाणु में ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि जो एटम है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, बट जैसा हम जानते हैं कि खुद परमाणु 3 तरह के छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब उन्हें भी आप विभाजित कर सकते हैं। दूसरा, परमाणु आकार और द्रव्यमान में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी एटम्स हैं वो सब अपने शेप और साइज में डिफर करते हैं। ये कुछ उनके मेन डिफेक्ट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो हमें बताया गया। मतलब जो हमारी पहली थ्योरी थी वो डाल्टन ने दी थी, और जो दूसरी थ्योरी थी वो मॉडर्न थ्योरी के नाम पर हमें कई लोगों ने इसमें योगदान दिया, जिसमें ख़ास तौर पे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक करके अन्य कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी पे ध्यान दिया। तो पुरानी थ्योरी के अनुसार ये कहा जाता है कि 2 तत्वों के परमाणु परस्पर आकार व द्रव्यमान में उत्पन्न किए जा सकते हैं या फिर भिन्न होते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि हर एटम्स जो हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ के होते हैं एंड ऑल। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो रिलेटिवली उनके मास को लेकर, उनके चार्ज को लेकर अलग अलग बताई गई थी। पर जो डाल्टन की एक खामी थी, जो डाल्टन का एक दोष था, वो यही था कि वो इन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पाए थे। बाद में जब रदरफोर्ड, जे थॉमसन और चैडविक ने इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, तब जाकर मिलती है मॉडर्न थ्योरी। तो उस मॉडर्न थ्योरी के अनुसार यदि हम चलते हैं तो कोई भी एटम जो है उसके सेंटर पार्ट में, उसके केंद्रीय हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विशेष रूप से और विशेष संख्या पर, निश्चित संख्या पर अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। ये ऑर्बिट्स K, L, M, N संख्या पर होते हैं, जिनके बारे में हमने बात करी कि K, L, M और N ऑर्बिट्स में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निश्चित होते हैं। मतलब 2, 8, 18 और 32 संख्या पर पाए जाते हैं। तो जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास आया तब हम ये जान चुके थे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जब एनर्जी वो रेडिएट करता है तो वो किसी नाभिक में जाकर, किसी केंद्र पर या न्यूक्लियस में जाकर गिर नहीं जाता है, बल्कि वो एक सर्टेन एनर्जी लेकर, वो एक निश्चित ऊर्जा लेकर अपने आप को स्थिर बनाकर ही रखता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। फिर बात हुई कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन,
और प्रोटॉन की संख्याएं हैं, उस आधार पर हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और वही उसकी परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा मास नंबर। मास नंबर क्योंकि जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो केंद्र पर केंद्रित होता है, मतलब सेंटर पार्ट पर ही कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग परमाणु भार मतलब मास नंबर को हम ये मानते हैं इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमें दो बातें क्लियर होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं आइसोटोप्स और दूसरा जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स को हम हिंदी में समस्थानिक कहते हैं और आइसोबार्स को हम समभारिक कहते हैं। समस्थानिक और समभारिक। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट तरह के एटॉमिक नंबर पाए जाते हैं पर मास नंबर सेम होता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो कार्बन 6 और 6 इसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या है और कार्बन हमें 12 भार में भी मिलता है और 14 के भार में भी मिलता है। मतलब ये कि उसका जो मास नंबर है वो क्या है, चेंज हो सकता है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स, any pair of elements which are having same atomic number but different mass number are called as isotopes. समस्थानिक हम उन्हें कहते हैं जिनमें परमाणु संख्या बराबर होती है पर परमाणु भार भिन्न होता है। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो वो हमारे लिए समस्थानिक कहलाता है। आइसोबार वो होते हैं जो बेसिकली जिनमें एटॉमिक नंबर्स सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं पर मास नंबर बराबर होते हैं। इसके लिए यदि हम बात करें तो हमारे पास अच्छा उदाहरण एक आर्गन का और कैल्शियम का है, या फिर हम और आगे बात करें तो इसमें हमारे पास आइसोबार और आइसोटोप्स का उदाहरण में आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन और कैल्शियम दो अलग अलग तत्व हैं जिनमें आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, पर आर्गन का हमारे पास मास नंबर जो है वो है 40 और कैल्शियम का भी मास नंबर क्या है 40। तो आर्गन का बेसिकली यदि हम बात करें तो इस आधार पर हमारे पास ऐसे पर्टिकुलर दो अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे आर्गन और कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है पर मास नंबर सेम है। तो ऐसे पेयर को, ऐसे ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। तो बेसिकली इनका अंतर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में स्टेट करता है। तो ये इस चैप्टर का अंतिम हिस्सा था और सभी बच्चों से ये मेरी सलाह है कि वो बुक्स वगैरह खरीदें और बुक की मदद से इसे करें क्योंकि आपकी तिमाही परीक्षा चालू होने वाली है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द आपका ये कोर्स हो सके और ताकि आप निश्चित तौर पे परीक्षा दे सकें। कितने मिनट में?